नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। पिछले वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन के जरिए सीटेट व एसटेट को एक समान मान्यता दी गई थी। अब सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया है। यह कहना था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि अब केवल एसटेट पास अभ्यर्थी हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अध्यापक भर्ती हो पाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों में एसटेट व सीटेट होने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ किया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि सीटेट की परीक्षा अधिकतर हरियाणा से बाहर के विद्यार्थी ही करते हैं। ऐसे में प्रदेश के विद्यार्थियों को कम अवसर मिलते थे, इसलिए एसटेट की अनिवार्यता की गई है। अब हरियाणा में होने वाली 14,000 अध्यापकों की भर्तियों में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व एसपीएससी के द्वारा ली जाएगी। इसके लिए एसटेट पास अभ्यर्थी ही योग्य होंगे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट अतिरिक्त अंक इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं 29 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सायंकालीन पारी में 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। इन परीक्षाओं में प्रदेश भर के 30,584 परीक्षार्थी 44 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे। शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करने के लिए 60 उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है, जो परीक्षाओं पर पैनी नज़र रखेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में 30 मिनट पहले अपने मूल आधार कार्ड व रंगीन प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। हाँ, ये पत्र पिछले साल ही सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन के भी सीटेट और एसटेट इक्विवेलेंट रहेंगे, और उसका हमने बोर्ड ने विरोध भी किया था। सरकार को पत्र भी लिखा था कि भाई ये इक्विवेलेंसी तय करने से तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें तो सीटेट करने वाले बाहर के लोग होते हैं। हरियाणा में स्थापित लोग ही एसटेट करें और हरियाणा में ही वो अध्यापक लगें, तो इसलिए सरकार ने हमारी इस बात को मानते हुए उस नोटिफिकेशन में विड्रा कर लिया है। अब जो 14,000 वैकेंसियाँ निकली हैं उन सबको एसटेट पास होना अनिवार्य है। सर, जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं सीटेट के आधार पे, तो प्राइवेट में तो कोई जो फर्क पड़ना ही नहीं है, उसमें तो सीटेट हो चाहे एसटेट हो। तो विद्यालय चेक भी नहीं करते हैं जहाँ तक नौकरी देते हुए कि भाई सीटेट है कि एसटेट है, कुछ भी है कि नहीं है। केवल सीबीएसई के स्कूलों में उसमें बैन जरूर लगाया गया है। सीबीएसई जरूर पूछती कि अध्यापक सीटेट है कि एसटेट है कि नहीं है, लेकिन सीबीएसई दस्तावेजों की जांच तो नहीं करता है। उसके लिए माना जाए कि भाई जो सरकारी नौकरी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, अब एचपीएससी लेगा कि एसएससी लेगा, दोनों में जो डिपार्टमेंट में जो भी अध्यापकों की नौकरी लगाएंगे वो दोनों चेक करेंगे। शिक्षा बोर्ड ने जो इतिहास की पुस्तकें 6ठी से 10वीं तक की लिखी थी, अब तक हमने हिंदी मीडियम की पुस्तकें हमारे जो बिक्री केंद्र हैं बोर्ड के 4 और हमारे जो स्टेक होल्डर 75 बने हुए थे उनके द्वारा हमने विभिन्न विद्यालयों तक ये पुस्तकें पहुँचाई हैं। इंग्लिश मीडियम की बहुत की डिमांड थी, और इसलिए जब हमारी फ्लाइंग चेक करने के लिए की तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें 9वीं 10वीं की आ गई हैं और 6ठी 7वीं 8वीं की इस महीने के अंत तक आ जाएंगी। कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री परीक्षाएँ 29 सितंबर से शुरू होकर के 17 अक्टूबर 2022 तक रहेंगी। इसमें आज से सभी विद्यार्थी 10वीं 12वीं के शैक्षणिक हैं चाहे मुक्त विद्यालय के, अपने एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर रंगीन डाउनलोड कर सकते हैं। इन परीक्षाओं में 30,584 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें से 20,294 छात्र हैं, 10,290 छात्राएँ हैं। पूरे प्रदेश भर में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि अंदाज़ा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर 2 परीक्षा केंद्र आने वाले हैं। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक रहेंगी, और सेकेंडरी यानी कि 10वीं की परीक्षाएं 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक रहेंगी। 10वीं के शैक्षणिक के जो विद्यार्थी हैं 9,420 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, और सेकेंडरी मुक्त विद्यालय यानी कि ओपन के फिर 8,552 परीक्षार्थी ये परीक्षा देंगे। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी के जो शैक्षणिक के हैं, यानी कि जिन विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट का दूसरा अवसर है शैक्षणिक में, ऐसे 6,142 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, और मुक्त विद्यालय के 6,500 परीक्षार्थी ये परीक्षा देंगे। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेंगी। प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए हिदायत है कि भी वो अपना रंगीन प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का ले, A4 साइज पेपर पर ले, और किसी प्रकार की गलती है तो आज से 3 दिन के अंदर अंदर
बोर्ड कार्यालय में खुला रहेगा, आकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं कि मेरे एडमिट कार्ड में ये परिवर्तन किया जाना है। उसके बाद कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी को 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। नकल रोकने के लिए 60 प्रभावी उड़न दस्ते बनाए गए हैं। 44 परीक्षा केंद्र है, लेकिन 60 प्रभावी उड़न दस्ते बनाए गए हैं। ये प्रभावी उड़न दस्ते सरकारी स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के सभी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं या नहीं, उन सब की भी चेकिंग इसी परीक्षाओं के दौरान प्रातःकाल में ये उड़न दस्ते स्कूलों की चेकिंग करेंगे और सायंकाल परीक्षा में ड्यूटी देंगे। चौधरी देवीलाल का कथन था कि लोक राज लोक लाज से चलता है और सभी वर्गों के लिए उन्होंने कल्याणकारी नीति लागू की। यह कहना था उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला का, जो स्थानीय रोहतक गेट स्थित चौधरी देवीलाल सदन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। 25 सितंबर को मनाई जाने वाली चौधरी देवीलाल जयंती के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को स्थानीय देवीलाल सदन में कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन कटी है, उनकी पेंशन फिर से शुरू करवाने के लिए हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दादरी के हुड्डा सेक्टर में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और दिवंगत नेता की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। इस रैली को जज्बा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल जैसा युग पुरुष कभी कभी पैदा होता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग पुरुष के शरण में रहे हैं। उन्होंने कहा कि दादरी में ताऊ देवीलाल की 109वीं जयंती 25 सितंबर को धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए पेंशन की शुरुआत करवाई थी। अब इस स्कीम में डिजिटलाइजेशन के कारण कुछ खामियां आ गई थी, जिसको दुरुस्त करवा दिया गया है। कल्याण विभाग के द्वारा गाँव में कैंप लगाकर उन योग्य पात्रों को पेंशन शुरू करेगा जिनको कारणवश मिलनी बंद हो गई थी। महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जच्चा बच्चा स्कीम चौधरी देवीलाल के राज में ही शुरू की गई थी। अपने जनहितैषी फैसलों के लिए उनको सदा याद रखा जाएगा। पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हिसार के एयरपोर्ट को जल्द शुरू करवाने के मामले में प्रधानमंत्री से मिले थे ताकि एयरपोर्ट शुरू होने से वहाँ विकास कार्य और तेजी से हो सके। महेंद्रगढ़, दादरी और भिवाड़ी नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर एक हुड्डा का सेक्टर है, उसके अंदर इनने पार्क में मंजूर करा रखा था। सरकार ने भी उसकी अनुमति दे दी और फिर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति की स्थापना पूरे जोश और उत्साह के साथ हम दादरी के पावन धरा पर करने का काम करें। और आज मैं आपके बीच में भी इसलिए आया हूँ कि ये ड्यूटी अब संगठन के साथ साथ आपकी भी है कि भिवाड़ी के चारों हलकों में हम घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को इसका निमंत्रण देकर आए। चाहे हल्का प्रधान अपनी टीम को ब्लॉकों में डिवाइड कर ले, चाहे गाँव वाइज वर्करों के यूनिट्स बना दे, पर निमंत्रण हर एक को देकर आए। विजय जी अभी कह रहे थे टारगेट क्या होगा। मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि पे हमें टारगेट तो सोचना ही नहीं था। केंद्र की कोई रिस्ट्रिक्शन था, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी से और दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी साइट राखीगढ़ी की डेवलपमेंट केंद्र का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। 2020-21 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने ये कहा था कि हम 500 करोड़ रुपए उस साइट के लिए। कोविड के बाद अब तक उसमें कोई कदम नहीं उठाया। मोहनजोदारो की जो पाकिस्तान में हड़प्पन साइट थी, वो पिछले दिनों आई बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हुई। आज अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी हिस्टोरिकल साइट को विकसित करें और उसका लाभ टूरिज्म के तौर पर उठाने का काम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश भी आगे दिए हैं अधिकारियों के तुरंत। तो क्या हरियाणा आ सकते हैं मोदी जी? अगर राखीगढ़ी की साइट पे काम शुरू होगा, मैं तो मानता हूँ उनका प्यार भी रहा है और उन्होंने पहले भी इसके ऊपर कई बार बोला भी है। जब प्रभारी थे विजिट भी किया है, कल मेरे को भी बताया। तो मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि हम इनॉग्रेशन भी उस प्रोजेक्ट का उनके आते हैं। जैसे बागीर की खरीद को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है, सरकारी खरीद शुरू। केंद्र सरकार से हमें पत्र मिला है कि 1,60,000 मेट्रिक टन बाजरा
खरीद पाएंगे। वो हरियाणा सरकार पीडीएस के लिए 5 महीनों के लिए खरीदेगी। बचा जो अनुमानित है लगभग 6 लाख मेट्रिक टन है, उसको अभी हम डिसाइड करेंगे कि एमएसपी पे खरीदेंगे या भावांतर भरपाई में पिछले साल की तरह किसान को पैसे देंगे। आड़ती भी जो है वो हड़ताल पर है 2-3 दिनों मेरे से आज मिले थे, उनके इश्यूज कोई हड़ताल वाले तो है नहीं। अब ई-नैम पोर्टल को हरियाणा सरकार ने तो लागू नहीं किया, केंद्र ने लागू किया। और कृषि कानून के विरोध में जब ये लोग बैठे थे वो तो ई-नैम को ख़त्म करने के लिए था, आज उसी वजह से ई-नैम चालू है। कई और विषय थे, उनको मैंने कहा है समय लेकर अगर वो पॉइंट बाय पॉइंट तैयारी करके आए तो हम भी अधिकारी बुला कर सर तीसरे मोर्चे की भी काफ़ी शुक्रिया। पहले दूसरा मोर्चा तो देश में खड़ा किया, अगर तीसरा मोर्चा आता तो इस दे पहले तो मैंने आपसे पूछा है कि देश में दूसरा मोर्चा तो खड़ा करो, दूसरा मोर्चा ही नहीं है तीसरे। नगर परिषद वाइस चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस पार्टी समर्थित सत्येंद्र मौर्य ने बाजी मारी और अपने प्रतिद्वंद्वी के 13 के मुकाबले 19 मत प्राप्त किए। गौरतलब है कि सत्येंद्र मौर्य वर्तमान में तो पार्षद हैं ही, पहले भी वो अनेक बार पार्षद रह चुके हैं और उन्हें नगर परिषद की कार्यवाही का अच्छा खासा अनुभव है। भिवानी नगर परिषद वाइस चेयरमैन के चुनाव प्रधान के रूप में 3 बार पार्षद रह चुके सत्येंद्र मौर्य ने बाजी मार ली है। 2 बार सत्येंद्र मौर्य व 1 बार उनकी पत्नी पार्षद रह चुकी है। सत्येंद्र मौर्य राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के कट्टर समर्थक है। भिवानी के 31 पार्षद की तरफ से उप चेयरमैन का चुनाव होना था। माना जा रहा था कि पार्षद अंकुर कौशिक सत्ता की तरफ से थे, लेकिन समीकरण ऐसे बन गए कि सरकार के अंदर खाते चाहते हुए भी मुश्किल से 13 मत ही वो हासिल कर पाए। वहीं कांग्रेस समर्थित सत्येंद्र मौर्य 19 मत हासिल करके कामयाब हो गई। हालांकि भिवानी उप प्रधान चुनाव के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को प्रभारी बनाया गया था, लेकिन वह हालात देख पहले ही भिवानी नहीं आए। वैसे सत्येंद्र मौर्य को नगर परिषद का व्यक्तिगत अनुभव भी है। परिषद भिवानी के वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए आज ईवीएम के थ्रू स्पेशल मीटिंग के तहत आज मीटिंग कॉल की गई थी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, जिसमें कि सभी 31 वार्ड के मेंबर्स और प्रेसिडेंट उपस्थित थे। यानी पूरी ही हाजिरी थी 32 और 32 ही हमारे ईवीएम के थ्रू वोट डाले। इसमें 2 कैंडिडेट ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन किया, यानी 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट बने। नंबर 1 है अंकुर कौशिक वार्ड नंबर 5 से और नंबर 2 है सत्येंद्र सिंह वार्ड नंबर 31 से। ईवीएम की वोटिंग के द्वारा रिजल्ट घोषित किए गए, जिसमें कि अंकुर कौशिक को 13 वोट मिले और सत्येंद्र सिंह को 19 वोट मिले। 19 वोट्स के मिलने के उपरांत 6 वोट से उनकी बढ़त के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्टेड घोषित किए गए। नगर परिषद भिवानी को वाइस प्रेसिडेंट मिल गया है आज, और जो कि सत्येंद्र सिंह को घोषित किया जाता है। नगर परिषद जो वाइस चेयरमैन के चुनाव पद की जो प्रक्रिया थी आज संपन्न हुई है और इसके जो उम्मीदवार तय हुए हैं सत्येंद्र सिंह मौर्य जी, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अपना कार्यभार बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संभालेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारा प्रयास था, हमारी चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप का, कि ये इलेक्शन हमारा सर्वसम्मति से हो जाए। हमने उसके लिए 2 बार मीटिंग को पोस्टपोन भी किया, लेकिन जब सहमति नहीं बढ़ पाई और इलेक्शन कराने का मन बढ़ा, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के विधायक का, सांसद का और चेयरमैन प्रतिनिधि का, कि जिन्होंने बहुत शांत तरीके से भाईचारे से इलेक्शन को संपन्न कराया। और एक अच्छा मैसेज ये गया कि भाई जिसमें पार्षदों का एक भाईचारा का इलेक्शन था, भाईचारे के तरीके से निपट गया। इसको कोई भी इसके अंदर गतिरोध पैदा नहीं हुआ किसी के। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे इसके ऊपर कोई असर आए। तो सर भिवानी की अगर बात करें तो किस प्रकार की आपकी प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी सबसे पहले तो कि नगर परिषद की जो चेयरपर्सन हमारी बनी हुई है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, उनके साथ विचार साझा करके और एकजुट होकर उनके साथ मिल के शहर के विकास के लिए योजना तैयार करें और उनको आगे बढ़ाएं। तो सर जो पिछला जो कार्यकाल था बड़ा भ्रष्ट तरीका होता है, उस टाइम अलग लोग थे, अब अलग लोग हैं, उनका अलग काम करने का तरीका था, हमारा अलग काम करने का तरीका है। आपने 2 महीने से आपको करीबन इलेक्शन हुए, चेयरमैन का इलेक्शन हुए, पार्षद का इलेक्शन हुए, देख बीत चुके हैं। आपने बहुत से मामलों में देखा होगा कि जो चेयरमैन ने अपनी जो कार्यशैली से
बहुत सी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पेंडिंग थी वो खत्म कराई, जो भ्रष्टाचार की कहीं से भी अगर शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी। और आज भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले आप ढूंढ के दिखाओ। पहले यूँ कहा करते कि नगर परिषद का काम बिना पीछा करा के दिखाओ, और ईब हम यूँ कहा आपने चेयरमैन की तरफ से मैं गारंटी लेके कहता हूँ इस बात की कि किसी काम के रुपये दे के दिखाओ, कौन पकड़े। दोनों बातों में दिन रात का अंतर हो गया ना। पहले बिना पीछा काम नहीं था, पीछे ले उठ कोई नु कहता हूँ मैं ये पीछे दे के अंदर काम करा सकूँ किस आदमी ढूंढ के। स्थानीय गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हल्का भिवानी विधायक श्री घनश्याम सर्राफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। ग्रुप डांस, सोलो डांस, रागिनी और स्किट चारों ही इवेंट्स की विजेता टीम्स के लिए उन्होंने इनामी राशि की घोषणा भी की। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर श्री नरेश मेहता ने बोलते हुए सभी का स्वागत किया एवं उन्होंने कहा कि लाइव म्यूजिक पर हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत इस प्रकार के कार्यक्रम करवाकर शिक्षा विभाग बच्चों में अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहती है और उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना चाहती है। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी देते हैं ताकि वह राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में सोलो डांस के 10 टीमों ने, ग्रुप डांस में 7 टीमों ने, रागनी में 8 टीमों ने तथा स्किट में 6 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंची डीपीसी श्रीमती संतोष नागर ने कहा कि बच्चों में हरियाणा की संस्कृति का संचार करने का सबसे अच्छा माध्यम विद्यालय मंच ही होता है। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ का कहना था कि इस तरह के आयोजन बच्चों की प्रतिभा में और अधिक निखार लाते हैं। वहीं विजेता प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं इनामी राशि की घोषणा विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा की गई। भिवानी का जिला स्तरीय कार्यक्रम अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल में किया जा रहा है और इसमें बच्चे अपने टैलेंट का जो दिखा रहे हैं वो सबके मन को भाता हुआ है और हरियाणा के लोग, हरियाणवी संस्कृति और ये उसके लिए हमारा स्टाफ भी और सभी लोग इसमें हिस्सा लेकर अच्छी बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देने का और बच्चे अच्छी ट्रेनिंग के बाद अच्छे कार्यक्रम करने का एक मादा रखते हैं। मैं इन सब बच्चों को और जो हमारे टीचर साहिबान हैं, DSO, डिप्टी BWO 2 और एक DPC, ये दोनों हमारे अधिकारी कितने लगन से काम करते हैं इस बात से पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो विस्तार हो रहा है वो सभी नीति सरकार की जो नीतियाँ जो समाज को सुधारने के लिए जो बच्चे टैलेंट तैयार करने हैं उन टैलेंट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार से ये मॉडल संस्कृति स्कूल है इनका CBSE से एफिलेटेड करवा देना एक बहुत बड़ी बात है। तो नई शिक्षा नीति से कितना लाभ मिलेगा? मैं ये कह रहा हूँ प्रत्येक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लासों को हमने कंप्यूटर प्रदान किए हैं। जो रह गए हैं उनको अभी इसी माह में देने का हमारा लक्ष्य है और सारी की सारी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से बच्चों में सुधार भी आएगा और बच्चे इस देश का भविष्य हैं। कोई लीडर भी बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई IAS के बड़े अफसर बनेंगे। भवानीखेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय में NDRF की टीम ने एक अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया।
इस कैंप में विशेष रूप से किसी भी समय किसी भी तरह की आपदा से बचने के तरीके बताए गए। टीम मुखिया इंस्पेक्टर संजय बिष्ट ने बताया कि भिवानी जिले में 15 सितंबर से 26 सितंबर तक अनेक जगहों पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत छात्राओं को जागरूक किया गया है। इस अवसर पर एनडीआरएफ की टीम ने सभी छात्राओं को भूकंप, बाढ़, आगजनी या अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर किए जाने वाले बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया। इसके अलावा हार्ट अटैक आने पर कृत्रिम श्वास किस प्रकार दी जाती है, इसका डेमो भी दिखाया गया। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने छात्राओं को जागरूक करने के लिए सभी उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई। टीम के मुखिया इंस्पेक्टर संजय बिष्ट ने बताया कि छात्राओं को जागरूक करने के लिए 1 दिवसीय अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्राओं को आपदा के समय में बचाव के तरीके बताए गए। मेरा नाम इंस्पेक्टर संजय बिष्ट है। मैं 7th एनडीआरएफ बठिंडा से अपनी टीम के साथ यहाँ पर 26 लोगों की टीम के साथ यहाँ पर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ हूँ, जिसके दौरान मैं यहाँ पर 15 दिन रुकूँगा। इसके दौरान एनडीएमए की गाइडलाइन थी, जिसके तहत स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं हर जगह जहाँ पे एनडीआरएफ टीम जाती है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत ही बच्चों में अवेयरनेस को फैलाना था। कितना फ़ायदा मिलता है इस तरह के प्रोग्राम? सर ये फ़ायदा तो जो ये टेक्निक्स है ये डेली हमारी जो रोज़ाना की लाइफ है उसमें कभी भी हमारे काम आ सकती है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको सीख रहे हो, जो हम बता रहे हैं। कितने दिन की कैंपेनिंग चल रही है? ये कैंपेनिंग तो हम यहाँ पर जो हमारा ड्यूरेशन है 15 डेज़ का है, 26 तारीख तक का, और उसके दौरान जहाँ जहाँ प्रशासन हमें स्कूल प्रोवाइड करवाएगा वहाँ जाकर हम ये कैंपेनिंग चलाएंगे। किस तरह की क्या क्या इवेंट करके बताए गए? इसमें एक सीपीआर के बारे में बताया गया, सीपीआर कैसे दिया जाता है। क्या प्रोग्राम है सर? यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आज अपनी कैंपेनिंग के तहत आई थी। अवेयरनेस प्रोग्राम था, जैसे कि सीपीआर के बारे में बताना, फ्लड के दौरान घर की बोतलें, प्लास्टिक के सामान से किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है, इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन लगाया जाए। कॉलेज में हमने काफ़ी जागरूकता देखी, बच्चे काफ़ी जागरूक हुए हैं इस चीज़ को लेके। फिर हमने जो इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ पे अपनी टीम के साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई है, जो अपने इक्विपमेंट्स हैं, अपने जो टेक्निक्स हैं उनको बताने के लिए। उसके अलावा एक पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक अहम डॉक्टर विनोद प्रधान अपने डिपार्टमेंट की ओर से, अपने कॉलेज की ओर से, बच्चों की ओर से संजय बिष्ट जी का, हमारे तहसीलदार साहब भवानी खेड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कीमती समय निकाल करके यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित रहे, पूरे कार्यक्रम को देखा। और संजय बिष्ट जी का जो भी कार्यक्रम था ये एनडीआरएफ का हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए और हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हमारे को लगा। और सभी बच्चों ने इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छी तरह से इनके प्रदर्शन वगैरह देखे, इनके डेमो देखे, इनकी टेक्निक्स सीखी, ब्लड लॉस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है, डेली लाइफ में जो चीज़ें काम आने वाली हैं, इन सब से हमारे बच्चे अवगत हुए। इसलिए इन सब का, इसकी पूरी टीम, संजय बिष्ट जी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। दौरान इस आरोपी ने 12 चोरी की वारदातों को कबूल किया। पुलिस ने इस आरोपी से सोने के आभूषणों के अलावा नकदी व अन्य सामान भी बरामद किया। निरीक्षक रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से जिले में घरों में व वाहन चोरी की अनेक वारदात हो रही थी, जो इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह ने सीआईए स्टाफ को चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जो कई दिनों की कड़ी मेहनत व साक्ष्यों का आकलन करके सीआईए स्टाफ 2 भिवानी के सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने जिले में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले पेशेवर चोर को कोट रोड भिवानी से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी की पहचान नवीन पुत्र शिवचरण निवासी ढाणा नरसान जिला भिवानी के रूप में हुई है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपी से चोरी किए गए करीब 25 तोला सोना, चांदी के आभूषण, 50,000 रुपये नकद, एक लैपटॉप, 2 घड़ी, एक चोरी की गई विकी भी बरामद की है। शहर में चोरी की वारदातों के बारे में पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत के दिशा निर्देश पर विशेष कार्य किया गया, जो इस श्रेणी में हमारे एएसआई कृष्ण कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर नवीन पुत्र शिवचरण निवासी ढाणा नरसान को गिरफ्तार किया कोट रोड से। और इस अपराधी से हमें 12 वारदात चोरी की खुली हैं, जिनमें हर प्रकार की वारदात हैं। इस अपराधी ने साउंड सिस्टम चोरी किया, घरों में चोरी की है, बैटरी चोरी की, जो भी सामान इसके सामने आता था उसको चोरी किया करता। और हमारे 12 ऐसे अभियोग हैं जो इनका खुलासा इस आरोपी की गिरफ्तारी से हुआ है। जो मुख्य इसमें हमारे मुकदमा है, इसमें करीब 20 तोले सोना और 50,000 रुपये की रिकवरी इसने करवाई है। इसकी विशेष बात यह है कि यह अपराधी अकेला ही वारदात करता था,
इसका कोई साथी नहीं है, अविवाहित है और पूर्व में इसके ऊपर करीब 30 मुकदमे चोरी के दर्ज हैं। जनवरी माह में ये बाहर आया था और तब से लगातार ये चोरियाँ कर रहा था। कितने मकानों में चोरी की? इसने 6 मकानों की चोरियाँ हैं और बाकी जो गली में सामान है, बैटरी वाहन चोरी है, वो इसने की है। चोरी करके इसका सामान वो कहाँ बेचता था, क्या करता था? ये सामान दिल्ली बेचने फिराक में रहता था और ये सामान बेचने ही वाला था कि पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया। भिवानी के सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुमन पानू के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मानसिक रूप से पीड़ित रोगियों के उपचार व परामर्श के लिए नगर के सेक्टर 13 में एक विशेष जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा रोगियों की काउंसलिंग की गई। मानसिक रूप से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान करने व उन्हें जागरूक करने के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन पानू के द्वारा सेक्टर 13 में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से अल्प विकसित बच्चों व मानसिक तौर से पीड़ित बच्चों को विभिन्न प्रकार के इलाज अपनाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार इस प्रकार के मरीजों को ठीक करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर सुमन पानू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट GH भिवानी। आज हमने डे केयर सेंटर सेक्टर 13 में एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है अल्जाइमर डे के ऊपर। तो यहाँ पे हमने बुजुर्ग लोगों को बुलाया है और उनको समझाया है, बताया है। जागरूकता के लिए हमने बेसिकली ये कैंप रखा था। इसमें हमने उनके साथ इवेंट्स भी की हैं और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है और लोगों को जागरूक किया है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक मतलब जिससे वो अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेली लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं। उसके लिए हमने उनको समझाया है। आपने सेक्टर में जो पहुँचे, यहाँ पे हमें कई तरह के मरीज़ मिले हैं, जैसे मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डेमेंशिया है लोगों में, फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैराइटल डिस्कॉर्ड भी ओल्ड एज में भी है और एक स्पेशली पेशेंट मिले हैं जिनको मतलब फैमिली आफ्टर रिटायरमेंट फैमिली जो है एडमायर नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनके लिए मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आकर हमारा इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।